नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों की, दिग्गज एक्सपर्ट्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं अहम मुद्दों को। सबसे पहले बात करते हैं बुलेट पॉइंट्स का। अब किराए के घरों पर भी लगेगा 18% जीएसटी। जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यक्ति अगर निजी इस्तेमाल के लिए भी किराए पर लेते हैं घर तो चुकाना होगा टैक्स। बिना रजिस्ट्रेशन वाले आम किराएदार को टैक्स नहीं। एक्सपर्ट से समझिए किराएदारी में जीएसटी का पूरा गणित। घर की खरीदारी क्यों है दिमाग पर भारी? घर खरीदने की प्रक्रिया को लेकर ट्रैक टू रियल्टी के सर्वे में सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े। हर 10 में से 7 लोगों ने घर खरीदने को लेकर झेला मानसिक तनाव। प्रॉपर्टी खरीदने की प्रक्रिया में पड़ने वाले मानसिक स्वास्थ्य के असर पर विस्तृत चर्चा। इस साल जनवरी से जून के बीच भारतीय रियल एस्टेट में आया $3.4 बिलियन का निवेश। कुल निवेश का 67% अप्रैल जून तिमाही में आया। दिल्ली, एनसीआर, चेन्नई और मुंबई में कुल निवेश का 90% हिस्सा। तो वहीं दूसरी तिमाही में हुए 10 लाख स्क्वायर फीट के रिटेल लीज। दिल्ली एनसीआर में 25, हैदराबाद में 20, बेंगलुरु में 17 और चेन्नई में हुए 13% रिटेल सौदे। देरी से पोजीशन देने वाले बिल्डरों पर हरियाणा रेरा का बड़ा आदेश। 17 बिल्डरों को 50 करोड़ रुपए वापस लौटाने का दिया आदेश। 90 दिन के भीतर 9.7% के ब्याज दर से वापस करनी होगी रकम। अकेले रहेजा बिल्डर को 15 मामलों में लौटाने होंगे 12 करोड़ रुपए। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। किराए पर रहने वालों को इस खबर पर ध्यान देना चाहिए। किराएदारों को अब 18% जीएसटी भी देना होगा, लेकिन हर किसी को नहीं देना है। सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक जो किराएदार जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, वे अगर स्वयं रहने के लिए भी घर किराए पर लेते हैं तो उनको किराए के अलावा आरसीएम यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 18% जीएसटी चुकाना होगा। इसके अलावा और क्या बारीकियां हो सकती हैं, इस नए नियम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं जीएसटी एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी जी। बहुत स्वागत है अभिषेक जी हमारे साथ, आपका जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल ये होगा सर कि नए नियम के मुताबिक किन किराएदारों को जीएसटी देना है और किन को नहीं देना है? देखिए, उन किराएदारों को जो डायरेक्टली ही लैंडलॉर्ड सर से ये प्रीमाइस लेते हैं और उनका कुछ भी बिजनेस से लेना देना नहीं है, वो बिजनेस के रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं है। सो फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का कोई सीईओ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक अकोमोडेशन रेंट पे लेता है तो वो प्योर रेंटल अकोमोडेशन कहा जाएगा। उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सबसे मुख्य बात है। दूसरी बात है, जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी अब उन चीजों पे लगेगा रेंटल के लिए जहां पर B2B रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन जैसे हो गई, अगर कंपनी गेस्ट हाउस पे लेती है फॉर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर एम्प्लॉइज, उस पर लगेगा। अगर कोई भी एम्प्लॉय को देता है तो उसमें देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्चुअली क्या ये परक्विजिट में फॉल होता है और वो एम्प्लॉय रिलेशनशिप में फॉल होगा, तो उस पर बेनिफिट मिल सकता है। अभिषेक जी, जितने भी पीएसयू अपने कर्मचारियों को हाउसिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, क्या उनको भी जीएसटी देना होगा? फर्ज कीजिए कुछ बैंक हैं या कुछ निजी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को अकोमोडेशन मुहैया कराती हैं, उनके लिए क्या नियम रहेगा? देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला ट्रांजैक्शन है या कंसिडरेशन है, वो जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसीलिए सैलरीज हो गई, परक्विजिट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्चुअली एग्रीड कंसिडरेशन जो है, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप की वजह से मिलता है, वो सब कंसिडरेशन को बाहर रखा गया है। अब इस सिचुएशन में अगर एक कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअली एज अ परक्विजिट अपने एम्प्लॉय को कुछ भी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है, तो उसका कोई चार्ज तो हो नहीं रहा है। वो चार्ज तो एक सैलरी की तरह, मतलब सैलरी ना देके या सैलरी में उसको एडिशन करके उस परक्विजिट को भी दिया गया है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अभिषेक जी, खबर मिल रही है कि कई पेइंग गेस्ट, कई हॉस्टल जिन्हें किसी स्कूल या संस्थान द्वारा नहीं लिया गया है बल्कि निजी तौर पर वो हॉस्टल की सर्विस मुहैया कराते हैं, वो भी जीएसटी का हवाला देकर किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो स्पष्ट कीजिए, ऐसे स्टूडेंट्स या किराएदारों को क्या करने की जरूरत है? ये बहुत मुख्य सवाल आपने रेस किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस विषय को यहाँ पर एड्रेस किया जाए। देखिए, जो ये हॉस्टल्स होते हैं जो एजुकेशन पर्पसेस के लिए सर्विसेज इम्पार्ट करते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज इम्पार्ट करते हैं, वो साथ में कुछ उनके ऐसे रूल्स होते हैं कि वो उनको अकोमोडेशन
स्टूडेंट्स को 100% देंगे और कंपलसरी अकोमोडेशन भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जितने भी बिल्डिंग्स एंड प्रीमाइसेस हैं वो किसी बिल्डर से या डेवलपर से वो आउटसोर्स होता है। अब क्योंकि ये सारा रेजिडेंशियल के लिए यूज हो रहा है, अब बिल्डर जब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को देगा उस पर टैक्स लगेगा, इस प्रोविजन के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा, और क्योंकि उस सर्विस पर अब टैक्स लग जाएगा और पार्ट ऑफ दिस जो कंसिडरेशन होता है वो स्कूल या कॉलेज बच्चों से रिकवर करते हैं, कभी पूरा एक्चुअल पे रिकवर करते हैं, कभी आधा रिकवर करते हैं, थोड़ा कंसिडरेशन जो रिकवर करते हैं, अब क्योंकि पीछे उस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लग जाएगा, बच्चों को इसका भार उठाना पड़ेगा, इस टैक्स का ब्रंट भरना पड़ेगा। प्लस आप ये समझिए कि जो एजुकेशन सर्विसेज है उनके लिए और भी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एजुकेशन सर्विसेज आज एग्जेम्प्ट है। कोई भी टैक्स जो एजुकेशन सर्विसेज की पे लगता है, इनपुट टैक्सेस का क्रेडिट उनको नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है जो टैक्स कैस्केडिंग क्रिएट करता है। और ऐसी सिचुएशन को, क्योंकि भारत का संविधान ये बोलता है कि एजुकेशन राइट टू एजुकेशन है और एजुकेशन इस गवर्नमेंट का एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, एंडेवर गवर्नमेंट का है कि एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाया जाए, हर लेवल के बच्चे को पहुंचाया जाए। तो आई थिंक इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जीएसटी काउंसिल एटलीस्ट हॉस्टल अकोमोडेशन का एक्सेप्शन क्रिएट करके उस पर टैक्स ना लगाए। अभिषेक जी, यदि कोई व्यक्ति रहने के लिए किराए पर घर लेता है और वो किसी रजिस्टर्ड कंपनी में डायरेक्टर भी है, तो क्या उसको भी जीएसटी देना होगा? देखिए, अगर वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ भी प्लेस रेंट पे लेता है तो उसका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है और उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर, हाउसिंग प्रॉपर्टी में जीएसटी के इस नए नियम में आम किराएदार को और क्या कुछ ध्यान देने वाली बातें हो सकती हैं? एक अहम मुद्दा यह भी आता है कि आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है कि आर्बिट्रीनेस नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, देयर मस्ट नॉट बी एनी लैक ऑफ इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, वो रेंटिंग पर कुछ सिचुएशंस में टैक्स लगाते ही आर्टिकल 14 कम्स इनटू प्ले। और ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सिंग सच रेंटिंग अकोमोडेशन इन फ्यू केसेस में गो टू द कोर्ट। बिल्कुल, यानी जैसा कि अभिषेक जी ने सरल भाषा में समझाया कि यदि प्रॉपर्टी का B2B ट्रांजैक्शन है, यदि कोई कंपनी किराए पर घर लेकर अपने कर्मचारी को देती है, अपनी कंपनी गेस्ट हाउस के लिए किराए पर प्रॉपर्टी लेती है, कोई एजुकेशनल अकोमोडेशन के लिए प्रॉपर्टी रेंट पर ली जाएगी और कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, तो प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी लगेगा ही। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आम किराएदार जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। अगर कोई आपसे जीएसटी का हवाला देकर किराया बढ़ाने की बात करे तो बहकावे में मत आइए। ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो किसी टैक्स एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, अन्यथा हमें लिखिएगा, हम आपको पूरी दुविधा दूर करेंगे और पूरा जो डिटेल है वो बताने का प्रयास करेंगे। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीएसटी के इस नए नियम पर बात करने के लिए। और रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। तमाम मौकों पर सरकार ने कहा है कि भारत में PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में रेंटल हाउसिंग बड़ा योगदान दे सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने ARHCs यानी कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जैसी योजना लेकर आई है। रेंटल हाउसिंग में पारदर्शिता के लिए मॉडल टेनेंसी एक्ट लाया गया है। लेकिन अब जब रेंटल हाउसिंग में 18% जीएसटी ने एंट्री मारी है तो इसको लेकर डेवलपर्स इंडस्ट्री क्या सोच रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जाने माने डेवलपर और हीरानंदानी ग्रुप के CMD और नरेटको के वाइस चेयरमैन डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल सर यही होगा कि किराए के घर पर अब 18% जीएसटी है, लेकिन खरीदने के लिए 1 और 5% का स्लैब है। आप रेंटल हाउसिंग को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप अक्सर रेंटल हाउसिंग पर काफी बुलिश रहते हैं। इस नए नियम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? दीपक जी, मैं समझता हूं तो ये गलती है, क्योंकि हाँ, एक बहुत मुश्किल से लोगों को किराए के मकान मिलते हैं और उनको अफोर्डेबिलिटी के क्षेत्र में लाने के लिए उनका रिटर्न बहुत ही कम है। जैसे कमर्शियल रिटर्न्स ज्यादा रहते हैं, इसलिए ब्लैकस्टोन, ब्रुकफील्ड वो सब इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रेजिडेंशियल हाउसिंग का रिटर्न लगभग 2-3% ही होता है, 3-3.5% मैक्सिमम। इसलिए इसके ऊपर कुछ किराए के ऊपर जीएसटी लगवाना और भी इसका रिटर्न कम हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल फॉर पर्पसेस ऑफ गिविंग रेंटल में कठिनाई
बढ़ जाएगी। सर, ARHCs को जोर शोर से लागू किया गया था, हालांकि उसमें डेवलपर्स का इंटरेस्ट कितना है साफ नजर आता है। आमतौर पर रेंटल हाउसिंग को पारदर्शी किफायती बनाने की जरूरत है। GST की एंट्री के बाद क्या ARHCs को आप पिछड़ता हुआ नहीं देख रहे हैं? जरूर होगी दीपक जी, क्योंकि जहां हम समझते हैं कॉर्पोरेट्स, इंडिविजुअल्स जो करते हैं, उनको जो हम किराए पर देते हैं, जरूर ये 18% लागू तो हो ही जाएगा। तो जहां कॉर्पोरेट टेंडर हो या कंपनीज हो या कंस्ट्रक्शन के कंपनीज जो अपने लेबर के लिए ये सब करते हैं, उनको लागू हो जाता है, तो उनको लागू हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से ये सेटबैक तो जरूर है इस क्षेत्र में, जहां लोग दोबारा सोचेंगे कि हम किराए के मकान लें या नहीं लें, ये स्पेशली कॉर्पोरेट कंपनीज। सर, जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को हाउसिंग की सुविधा मुहैया कराती हैं, क्या GST लगने के बाद उनका मनोबल नहीं टूटेगा? क्या आप वो अपने कर्मचारियों को हाउसिंग का विकल्प देने से बचती हुई नहीं दिखेंगी? तो अभी देखिए, जो कंसल्टेंट्स होते हैं कि उनको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जैसे रीएम्बर्समेंट ऑफ हाउस चार्ज दें और वो किराए पर अपने खुद के नाम लें, तो उनको लागू नहीं होगा, बिकॉज वो इंडिविजुअल के नाम पर लेंगे। सर, अब अगला सवाल मेरा इस GST से अलग होगा। आपने नाइट फ्रैंक इंडिया के साथ एक रिपोर्ट जारी की है, पिछले तिमाही पर सेंटिमेंट सर्वे किया गया है। क्या कहता है कंज्यूमर का मूड? जो हम समझते थे कोविड के बाद मार्केट अच्छा होगा, वो तो जरूर हो गया। उसमें सेल्स तो बढ़ गए और लोग आने लगे और आज भी खरीदे कर रहे हैं। दूसरी बात रही कि एक इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ गया है, अमेरिका में बढ़ गए, इंडिया में बढ़ गए, पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग सबका बढ़ गया है। एग्रीकल्चर कमोडिटीज आइटम्स जो इनपुट्स में आते हैं, वो सब बढ़ गए। शॉर्ट रन में हमें इतना कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, उल्टी बात है, क्योंकि हम समझते थे इससे भी ज्यादा फर्क आएगा। लेकिन डिमांड है, रियल एस्टेट बिक रहा है, उसकी सेल्स भी है। ब्याज बढ़ने के बावजूद हम देख रहे हैं कि बैंकों का जो लेंडिंग है वो बढ़ गया है। लेकिन जरूर ये मंदी का कहाँ ना कहाँ रियल एस्टेट पर और सब बिजनेस पर कोई ना कोई असर तो जरूर आएगा। तो इसलिए हम ये जो सेंटिमेंट इंडेक्स है वो दिखा रहे हैं कि शायद थोड़ा नरमी रियल एस्टेट में भी आ सकता है, जैसे ही स्टॉक मार्केट में आया है इसमें भी आ सकता है। डेवलपर संगठन सरकार के इस नियम का स्वागत करता हुआ नहीं दिख रहा है। रेंट में GST लगने से ARHCs जैसी योजनाएं कमजोर होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पहले ही रेंटल हाउसिंग में रिटर्न कमजोर है। जो कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर का विकल्प देती थी, वो अब GST बचाने के लिए नए रास्ते तलाश सकती हैं। इसके इतर हाउसिंग सेंटीमेंट को देखें तो डिमांड बनी हुई है, शॉर्ट टर्म में मंदी का अनुमान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है, बिक्री बनी हुई है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे आपका निरंजन सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम चर्चा में भाग लेने के लिए। तो इस रियल ट्रेंड्स के बाद यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि घर खरीदने की जो प्रक्रिया है वो कितनी पीड़ादायक है और उसका असर आपके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना पड़ता है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में हम अलग अलग मुद्दों पर लगातार बात करते रहते हैं, आज भी जारी है। और अब बात करते हैं उस अहम मुद्दे की जो पूरे देश के होम बायर्स झेल रहे हैं, और वो है घर खरीदने की प्रक्रिया का मेंटल हेल्थ। आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आमतौर पर क्या होता है, आप अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक प्रोडक्ट को चुनते हैं, उसके पैसे देते हैं और प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन घर खरीदने के मामले में भी क्या ये सब कुछ ऐसा ही होता है, इतना आसान होता है? घर चुनने से लेकर खरीदने, पोजीशन से लेकर रहने तक आप एक अजीब तरह के मानसिक दबाव से होकर गुजरते हैं। देश में हज़ारों प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, हज़ारों होम बायर्स घर की EMI भी दे रहे हैं और किराया भी दे रहे हैं। तो आखिर क्यों घर खरीदना जी का जंजाल बन जाता है? ट्रैक टू रियलिटी ने एक होम बाइंग में मेंटल हेल्थ को लेकर एक सर्वे किया है। कुछ ऐसा ही सर्वे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ने भी किया है। तो इस सेगमेंट में समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों घर खरीदारी दिमाग पर है भारी। तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जिनसे इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हैं रवि सिन्हा, CEO ट्रैक टू रियलिटी, जिन्होंने सर्वे किया है,
और हमारे साथ मेहमान हैं आदित्य कुशवाहा, डायरेक्टर एक्सिस ई-कॉप। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल रवि जी मेरा आपसे होगा कि सर्वे क्या कहता है आपका? दुनिया के जितने भी मैच्योर्ड इकोनॉमीज हैं उनके हाउसिंग मार्केट में मेंटल हेल्थ पे काफी फोकस दिया जाता है। हमारे यहाँ जब भी बात हुई है हमेशा बायर के फाइनेंशियल हेल्थ की बात हुई है, या दूसरे शब्दों में कहें तो बायर की अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स पे बात हुई है। बायर के या ऑक्युपेंट्स के मेंटल हेल्थ पे कभी बात नहीं की गई है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने ये सर्वे किया जिसमें हमने हैप्पीनेस इंडेक्स पकड़ने की कोशिश की, कितने % लोग घर खरीदकर पूरी तरह खुश हैं। और सिर्फ 18% लोग ऐसे हैं पैन इंडिया लेवल पर जो ये कहते हैं कि हम घर खरीदकर बहुत खुश हैं, हमारे को कोई इश्यूज नहीं है। अब हम इसको अगर शहर वाइज देखें तो सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड जो है वो नोएडा का है, जहां 92% लोग परेशान हैं। सबसे कम देखें तो हैदराबाद में 48% लोग परेशान हैं। बट अगर हम ये देखें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने लोगों को हैं, 68% लोग ऐसे हैं जिनके का कहना है कि उनको एक मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि डेवलपर्स के प्रॉमिस और परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा गैप है। हमने इसको फर्दर समझने की कोशिश की कि क्या फर्स्ट टाइम होम बायर और सेकंड टाइम होम बायर के बीच में कोई डिफरेंस है। फर्स्ट टाइम होम बायर में 65% लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस में होते हैं। सेकंड टाइम होम बाइंग में उनको शायद इसकी आदत झेलने की आदत पड़ जाती है, तो 35% लोग हैं जो बहुत नाखुश नजर आते हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि वो इस ऐसे हाउसिंग मार्केट में खुश हो ही नहीं सकते जहां बिल्डर बायर एग्रीमेंट भी उन्हें पेमेंट करने के बाद पकड़ाया जाता है, और उसके बाद से हर लेवल पे बिल्डर्स का एक डोमिनेंट पोजीशन होता है। बिल्डर डोमिनेट करता है और उनको उनके टर्म्स को डिक्टेट किया जाता है। मेरा अगला सवाल आदित्य जी आपसे होगा कि होम बायर्स की मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो सेक्टर क्यों इसमें फेल होता हुआ नजर आता है? जहां तक मेन क्वेश्चन है कि डेवलपर्स इस चीज को लेके फोकस क्यों नहीं करता। मेरे हिसाब से डेवलपर फोकस करता है इनिशियली, जब प्रोजेक्ट प्लान करता है तो उसमें बायर्स के जो रिक्वायरमेंट हैं, उनकी जो फीचर्स हैं, उसको क्या क्या जो उसकी जरूरतें हैं उनका ख्याल रखने की कोशिश करता है। जो मेन चैलेंज आता है जिससे उनकी मेंटल हेल्थ का इशू आता है वो है टाइम पे डिलीवरी ना हो पाना। मेट्रो शहर में जनरली जो देखने को मिलता है कि बहुत सारे डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट को सेलेबिलिटी करने के लिए अलग अलग स्कीम्स लेके आ जाते हैं। कई बार वो स्कीम्स जो हैं बहुत प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं होती हैं, और उस कंपटीशन में फंस के कोई दूसरा डेवलपर भी उस स्कीम के जो है माहौल में ढल जाता है, और वो फिर वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं कर पाता। मेरा अगला सवाल रवि जी आपसे ये होगा कि किस किस स्टेज पर होम बायर्स को मेंटल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है? मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं कि 60% लोग कहते हैं कि उनको पोजीशन और पोस्ट पोजीशन ज्यादा परेशानी हुई है, एज अगेंस्ट सिर्फ 40% लोग हैं जो फाइनेंस अरेंज करने और घर के इंतजार में मेंटल स्ट्रेस से गुजरे हैं। तो ये एक इतना बड़ी आयरनी है कि घर मिलने के बाद आपका मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है, और 52% बायर कैटेगरिकली इसके लिए बिल्डर्स को ब्लेम करते हैं। 72% लोग यहां तक कहते हैं कि हमारा जो घर, हमें जो लेआउट दिखाया गया था, हमारे पास ब्रेथेबल स्पेस ही नहीं है, ना एयर फ्लो है, ना सनलाइट है। तो ये जो मार्केट परसेप्शन है कि घर खरीदने हुए आपका पहला स्ट्रेस लेवल है कि फाइनेंस अरेंज करना, उसके बाद दूसरा स्ट्रेस है कि आपको 3 साल 4 साल या 5 साल वेट करना या 10 साल वेट करना। सच्चाई ये है कि घर मिलने के बाद आज का होम बायर बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहा है। उसका मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है क्योंकि डेवलपर्स अपनी गलतियों को रेक्टिफाई नहीं करना चाहते हैं। आदित्य जी, क्या पुअर कंज्यूमर कनेक्ट इसके लिए जिम्मेदार है? क्योंकि बिल्डर बायर का जो आउटलुक है वो पूरी तरह से अलग है। बिल्डर का फोकस अधिक मार्जिन पर रहता है और होम बायर्स किसी तरह से अपना घर पा जाना चाहते हैं। आज बायर के पास एक अपॉर्चुनिटी है रेरा की। बायर टाइम टू टाइम रेरा के दरवाजे पे अपनी दस्तक लगा सकता है अगर उसके अनुरूप उसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। जहां पोजीशन की बात है, पोजीशन डिले होने के कारण डेवलपर उसको जैसे तैसे प्रोजेक्ट हैंडओवर करना चाहता है, क्योंकि हैंडओवर करते करते उसके पास दुनिया भर के लीगल इश्यूज शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिले इन प्रोजेक्ट हो रहा होता है। जब वो जैसे तैसे डेवलपर हैंडओवर कर रहा होता है तो बायर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती, तो उसको जो है उससे बहुत सारे जो है मेंटल हेल्थ के इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी है कि जब वो प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो 4, 4.5, 5 साल पहले का सिनेरियो होता है। उस समय उसकी इकोनॉमी जो खुद की कंडीशन है वो उसकी जरूरतें 4-5 साल में बदल जाती हैं, तो उसको वो प्रॉपर्टी जो है ब्रीदेबल स्पेस ना
जैसी समझ में आने लगती है। ऑल्दो डेवलपर अपनी तरफ से कोशिश करता है, वो ब्रोशर हर एक चीज दिखा के ही प्रोडक्ट सेल करता है, लेकिन जब लास्ट में पोजीशन पे पहुंचता है तो बायर का भी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो ग्रोथ हो चुकी होती है। पहले उसकी जरूरत 2 बेडरूम की होती है, अब वो 2 बेडरूम में उसको बड़े साइज की जरूरत हो रही होती है, या 2 बेडरूम से 3 बेडरूम में जरूरत होगी, तो उसको जो उस समय उसका लिविंग स्टैंडर्ड में जो ग्रोथ हो जाती है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी मिसमैच होती है। तो यहाँ पर जो बायर है वो अगर अच्छे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट को ऑन बोर्ड लाता है डे 1 से ही, वो उसको अच्छी एडवाइस कर सकता है कि 4 साल बाद आपकी रिक्वायरमेंट इस प्रॉपर्टी से चलेगी नहीं, 4 साल बाद ये होगी। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है वो एक अच्छा रोल निभा सकता है। सर, होम बाइंग में मेंटल हेल्थ पर पड़ने वाले प्रेशर की बुनियादी वजह क्या देखते हैं आप? बुनियादी वजह वही है जिस वजह से आज मार्केट में इतना सारा स्टैंडिंग इन्वेंट्री खड़ा है। डेवलपर्स अपने बायर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज का एक डेवलपर जो है वो सिर्फ अपने डेंसिटी नॉर्म्स को देखता है, वो अपने स्पेस यूटिलाइजेशन को देखता है, वो बायर की तरफ नहीं देख रहा है। जब प्रोडक्ट डिजाइन होता है तो वो बायर की तरफ बिल्कुल नहीं देखता है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रियल एस्टेट में अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं, ये जो पूरा सेल्स चैनल होता है रियल एस्टेट का, वो फोमो फैक्टर जो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो बायर के अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट कराकर किसी तरह बेचने की जल्दीबाजी में रहता है। एक डेवलपर के एंगल से देखिए, उसे लगता है कि उसका सेल्स वेलोसिटी हाई होनी चाहिए। जो बात डेवलपर्स नहीं समझ पा रहे हैं कि आज अगर उनका ब्रांड मार्केट में इतना पिट रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बायर के नीड्स और उनके प्रोडक्ट के बीच में बहुत बड़ा मिसमैच है। करेक्ट। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब यही है कि बायर के नीड्स और डेवलपर के ऑफरिंग्स के बीच में एक मिसमैच है। डेवलपर्स जो हैं वो अपने कस्टमर को समझ नहीं पा रहे हैं। आदित्य जी, क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का सॉल्यूशन हो सकता है? इस इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं और ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड भी हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको ओसी ही नहीं मिला अगर उन्होंने इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया। ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल या जो है जो कितना ओपन एरिया होना चाहिए लिविंग रूम में, कितना विंडो साइज होना चाहिए किचन में, ये सब ऑलरेडी डिफाइंड है। बहुत सारे डेवलपर्स इसको फॉलो करते हैं। जो डेवलपर्स ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं वही इसको फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको हर मेट्रो शहर में मिल जाएंगे जिनको ओसी नहीं मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ उन्होंने रूल को फॉलो नहीं किया है। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अगर बनते हैं या उनमें और सुधार हो सकता है तो बायर्स को सपोर्ट करेंगे और इन चीजों में आगे चल के जो है चीजों को अच्छे से निकल के आएगा। बिल्कुल, 68% लोग घर खरीद कर भी नाखुश हैं। घर खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है वो दिमाग खपाने वाला है। उसके बाद प्रॉमिस फॉल्स होने का खतरा लगातार बना रहता है। पोजीशन में डिले करना ये एक बड़ी समस्या रहती है। सवाल उठता है कि क्या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इसका सॉल्यूशन हो सकता है? तो सॉल्यूशन अभी नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड खुद ही अभी डेवलप हो रहे हैं। डेवलप होंगे फिर उनका पालन कितना होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या रेरा या गवर्नमेंट बॉडीज़ इस पर कुछ कर सकती हैं? जाहिर है रेरा की ओर से कुछ सख्ती देखने को ज़रूर मिलती है, लेकिन लोकल बॉडीज़ इस तरह की कोई मुस्तैदी फ़िलहाल उनमें दिखती नहीं है। एक तरफ बम्पर सप्लाई है, अनसोल्ड इन्वेंट्री भी है, तो दूसरी ओर पूरे भारत में बड़ी मात्रा में लोगों के पास घर नहीं है। यानी ओवरऑल घर खरीदने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो काफ़ी पीड़ादायक है। ये कब पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जितनी आसान होगी, ये अपने आप में एक दिवा स्वप्न जैसा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे रवि जी आपका और आदित्य कुशवाहा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का शो। हर बार की तरह रियल एस्टेट के उन मुद्दों पर हम बात करने की, हल खोजने की कोशिश करते हैं जो सीधे तौर पर घर खरीदार से जुड़े हुए होते हैं। आज के शो में इतना ही। आपके कोई सुझाव हैं या कोई शिकायत हो तो खुलकर लिखिए। आप ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए नमस्कार।